सालों पहले जब अमेरिका की जमीन पर शहर नहीं सिर्फ जंगल थे, जब बंदूक नहीं तीर और भाले फैसला करते थे, तब शिकार सिर्फ जानवर का नहीं होता था, कभी कभी शिकारी भी शिकार बन जाता था। ये कहानी है 1719 के ग्रेट प्लेन्स के गहरे जंगलों में रहने वाली एक कमांची लड़की नारू की। नारू सिर्फ जीना नहीं चाहती थी, वो प्रूव करना चाहती थी वो एक वॉरियर है। लेकिन जंगल में कुछ और भी है, कुछ जो इंसान नहीं, कुछ जो जानवर भी नहीं। एक ऐसा शिकारी जो इंसान को ट्रॉफी बनाकर रखता है। और जब जंगल के सबसे खतरनाक क्रिएचर एक और भी ज्यादा खतरनाक एलियन से टकराता है, तो शिकार का खेल शुरू होता है। यही है प्रे, जहां सर्वाइवल सिर्फ स्किल से नहीं, दिमाग और हिम्मत से होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस तरह के फिल्म एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने दौर से, जहां नारू नाम की ये लड़की अपने भाई से किसी बात को लेकर बहस कर रही है। दरअसल ये चाहती है कि इसके समूह वाले जितने भी कबीले के लोग हैं वो इसे एक शिकारी की नजरों से देखे, लेकिन सब इसे लड़की होने की वजह से बहुत ही इजीली ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये कोई छोटी बच्ची हो। नारू हर दिन सुबह उठकर अपना वही डेली का काम करती है, जंगल में जाना, कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और सरदार के लिए उनसे दवाइयां बनाना ताकि सरदार फिर से खड़े हो सके। पर साथ ही नारू के मन में ये भी था कि वो जाकर के शिकार करे। नारू के पास एक कुत्ता भी था, लेकिन नारू की माँ उसे हर दिन मना करती थी, क्योंकि कबीले वालों के हिसाब से नारू के भाई से बेहतर शिकारी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो हर दिन शिकार करता था, चाहे फिर बात उड़ते हुए बाज की हो या फिर जंगलों में दौड़ते हुए शेर की। पर नारू इस चीज से काफी दुखी रहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नारू हर दिन की तरह अपना नॉर्मल पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक आसमान में एक बिजली देखती है, जिसके बारे में वो अपने कबीले वालों को भी बताती है, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। वो सभी ये सोचते हैं कि ये महज नारू की कल्पना है, बस मनगढ़ंत कहानियां। लेकिन फिर इन्हें कुछ मरे हुए जानवर मिलते हैं, जिसके बाद उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। अब इन्हें ये तो कंफर्म था कि जंगल में जरूर कोई बड़ा शिकारी घूम रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैरों के निशान पहले कभी भी नहीं देखे गए थे। पर ये जरूरी नहीं कि सीधे तौर पे इनका नाता उस देखी गई बिजली से है। तभी नारू पीछे से छुपकर अपने भाई के कबीले वालों के साथ मिल जाती है, ताकि ये उनका हाथ बढ़ा सके उस शिकारी को ढूंढने में, जहां इन्हें एक मरा हुआ कबीले का इंसान भी मिलता है, जो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। नारू उसको कुछ जड़ी बूटियां देती है और साथ में ही आगे बढ़ चलती है। कबीले वालों को समझ में आ चुका था कि जंगल में जरूर कोई बड़ा शिकारी घूम रहा है, और वो इसे एक भालू मान के शांत हो जाते हैं। अब कबीले वालों का सरदार, जो कि नारू का भाई था अभी फिलहाल के लिए, वो इन सभी लोगों को आदेश देता है कि इस मरे हुए युवक को लेकर, जो कि अधमरी अवस्था में है, तुम लोग कबीले की तरफ लौटोगे। मैं और मेरे साथ एक और कबीले का बंदा यहीं रहकर पहरा देगा। नारू लौटते हुए रास्ते में एक सांप को देखती है, जिसकी खाल बहुत ही अजीब तरह से निकाली गई थी। नारू को शक होता है, वो हर जगह खून के निशान और धब्बे देखती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी वो भागकर अपने भाई की तरफ जाती है, ताकि वो उसे बता सके कि जिसे वो लोग भालू समझ रहे हैं, दरअसल वो भालू नहीं कुछ और ही है। नारू अपने भाई के पास पहुंचकर उसे ये सब बताती है, जिसके बाद नारू का भाई बताता है कि हो सकता है ये जंगल में रहने वाला एक शेर हो, जो कि आम शेरों से काफी बड़ा हो सकता है। जिसके बाद ये लोग ये फैसला लेते हैं कि अब ये लोग शेर का शिकार करेंगे। नारू सुझाव देती है कि हमें शेर की गुफा के आगे मीट का टुकड़ा रखना चाहिए, जिसको सूंघकर वो लालच में सामने आएगा, और वो जैसे ही आएगा हम उसको मार देंगे। पर कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो ठीक वैसा ही करते हैं जैसा नारू ने कहा था। वो बीच में एक मीट का टुकड़ा और साथ में हर जगह खून के निशान छोड़ देते हैं, ताकि शेर जैसे ही आए वो उसका शिकार करे। और ठीक वैसा ही होता है, एक शेर आता भी है, लेकिन नारू उसको देख के घबरा जाती है। जैसे ही नारू उसके ऊपर हमला करती है, वो नारू के ऊपर हमला कर देता है और नारू बेहोश हो जाती है। नारू की आंख सीधा अपने घर पे खुलती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हें छोड़ गया था। नारू घबरा जाती है, वो कहती है भाई को मेरी जरूरत है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर उसे सच में तुम्हारी जरूरत होती तो वो तुम्हें वहीं रखता, न कि यहाँ छोड़ के जाता। अचानक बाहर चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जैसे ये लोग अपने टेंट से बाहर निकल कर देखते हैं, उसका भाई खून से लथपथ अपने कंधे में शेर को टांगे हुए और अपने हाथ में उस शेर की गर्दन लेकर इन सभी कबीले वालों के सामने आता है। सब खुशियां मनाते हैं। उनका सरदार उसके भाई के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा पकड़ाता है, जो उस सरदार की आन बान शान है। ये सब सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी नारू अपने भाई के पास जाकर उसे समझाती है कि जंगल में कुछ तो है,
जो कि बहुत बुरा है और हो सकता है कि शायद वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए आगे चलकर। लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए मैं कबीले वालों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन की सुबह होती है, नारू उठती है, लेकिन आज नारू नॉर्मल डे की तरह अपनी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने नहीं जाती, बल्कि वो जंगल के दूसरे छोर पे जाती है उसी चीज को ढूंढने के लिए जिस बिजली को नारू ने आसमान में देखा था और आज कुछ अलग होने वाला था। उसको कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसको पता लगता है कि इन लोगों के बीच में जरूर कोई ऐसी चीज है जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं एक भेड़िया जो कि एक खरगोश का शिकार कर रहा था। अचानक एक अदृश्य चीज आती है और उसे खत्म कर देती है, ऐसे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो उसके हजारों टुकड़े कर देता है। वो अदृश्य चीज उस भेड़िए के सर को हाथ में लेकर आगे चला जाता है। दूर खड़ी नारू ये सब चीजें देख रही थी। आमतौर पर नारू अपनी कुल्हाड़ी से शिकार किया करती थी। वो पेड़ की एक छाल से लंबी रस्सी बनाती है और अपनी कुल्हाड़ी के आखिर छोर पर बांध देती है, जिसके बाद वो उस खरगोश को पकड़ लेती है जिसका शिकार वो भेड़िया कर रहा था। नारू रात जंगल में ही गुजारती है। अगले दिन सुबह उठकर वो खरगोश समेत अपने कबीले की तरफ बढ़ती है, जहां हमें दिखाते हैं एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। एक ऐसा क्रिएचर जो इस दुनिया का था ही नहीं। वो उस भेड़िए के सर की हड्डी को हाथ में उठाता है, तभी सीन चेंज होता है और नारू एक बहुत बड़े जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है सैकड़ों की तादाद में भैंसे ऐसे ही मरे पड़े हैं और उनकी ऊपर की स्किन बिल्कुल गायब है। नारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो इसका इल्जाम उसी रोशनी के ऊपर लगा रही थी। जिसके बाद नारू आगे जाती है, जहां पर उसको एक अजीब सी लकड़ी दिखती है। ये जंगल का ऐसा छोर था जहां नारू कभी नहीं आई। नारू कुछ ही कदम आगे बढ़ाती है, तभी नारू का पैर एक दलदल में फंस जाता है। इधर वो अदृश्य चीज भी उस भैंसों के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल ये क्रिएचर कभी भी शिकार का शिकार नहीं करता। इधर नारू बहुत बुरी तरह दलदल में फंस चुकी है। वो बहुत बार कोशिश करती है अपनी आप को बचाने के लिए, लेकिन वो चाहकर भी नहीं बच पाती और उसकी कुल्हाड़ी बार बार स्लिप हो जाती है। लेकिन आखिरकार नारू की रस्सी एक जगह फंस जाती है और नारू जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेती है। जिसके बाद नारू पानी के कोने में जाती है ताकि वो अपनी कुल्हाड़ी और अपने आप को साफ कर सके। लेकिन तभी नारू का कुत्ता एक चूहा पकड़ कर लाता है। नारू को शक तो होता है, लेकिन तभी उन्हें दबे आहटों की आवाज आती है। तभी नारू की नजर सामने पड़ती है एक जंगली भालू पर। भालू ने इंसान की गंध सूंघ ली थी। अब वो इनके पीछे पड़ जाता है। नारू अपने धनुष से उस भालू के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन धनुष टूट जाता है। तभी वो भालू नारू के कुत्ते के पीछे पड़ जाता है। कुत्ता तो जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन भालू नारू के पीछे पड़ जाता है। नारू एक लकड़ी के झुंड के पास जाकर छिप जाती है। तभी भालू उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां वो अदृश्य चीज आ जाती है। वो एक ही बार में भालू को चित्त कर देता है और महज अपने 2 हाथों से भालू को उठाता है और बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। जब उसका खून उसके ऊपर पड़ता है तो नारू उसको देखकर डर जाती है। हालांकि वो नारू को खतरा नहीं समझता, जिसका फायदा उठाकर नारू वहां से भाग जाती है। हालांकि नारू अभी इस बात से अनजान है। वो भागकर अपने कबीले के पास जाती है। रास्ते में उसे कबीले के लड़के मिलते हैं जो उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन नारू उन्हें वही सब घटना बताती है जो उसके साथ हुई। कबीले के लड़के सोचते हैं शायद नारू झूठ बोल रही है और वो उससे लड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि नारू इन सबसे दूर जाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाती है, लेकिन नारू अकेले ही कबीले के 2 लड़के पीट देती है और उनकी नाक से खून निकाल देती है। जैसे तैसे करके ये लोग नारू को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में रस्सी बांध देते हैं। अब ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए एक कोने में बैठकर आराम करने लगते हैं और वहीं दूसरा लड़का टॉयलेट करने के लिए दूर चला जाता है। लेकिन तभी इन्हें पैरों की आवाज आती है। सामने कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा था। ये सब डर गए थे, कोई ऐसी चीज जो इन्हें दिखाई ही नहीं दे रही है और इनका शिकार कर रही है। तभी अचानक 3 तीर आते हैं और एक लड़के को जान से खत्म कर देते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन है जो इनका शिकार कर रहा है, वो भी एक एक करके। ये चाहते तो थे उसे खत्म करना, लेकिन जब कोई ऐसी चीज आपके सामने खड़ी हो जो दिखे ही ना, उसका सामना भला कोई कैसे कर सकता है। ये सब चीजें देखकर नारू भी काफी सहम गई थी और वो अदृश्य चीज कबीले के लड़कों को एक एक करके खत्म करता जा रहा था। नारू पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी रस्सी खोलकर यहाँ से भाग सके और हालांकि इस चीज में नारू कामयाब भी हो जाती है। वो भागकर एक बहुत बड़ी जगह में चली जाती है जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं थी तो सिर्फ घास। वहां उसे कबीले का एक और लड़का मिलता है जो उस अदृश्य चीज का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उस लड़के के ऊपर वो 3 निशान आते हैं जो हर बार वो अदृश्य चीज मारने से पहले किसी इंसान के ऊपर डालती है। नारू जोर से भागती है और बोलती है हम उसका नहीं, वो हमारा शिकार कर रहा है। भागते हुए नारू का पैर एक जाल में फंस जाता है, जिसके बाद वो अदृश्य चीज भी वहां पर आ जाती है। लेकिन तभी कुछ लोग जो जंगल के दूसरे छोर पे रहती है वो आते हैं और नारू को बेहोश कर देते हैं सिर्फ एक ही वार से, और वो नारू को अपने साथ जंगल के दूसरे छोर पर ले जाते हैं। नारू को होश आता है, वो देखती है ये सभी लुटेरे हैं और ये इनके कबीले वालों से थोड़े से ज्यादा विकसित है क्योंकि इनको गन चलानी आती है। दरअसल उस टाइम पे गन का इजाद हो चुका था।
नारू को इनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। इनकी भाषा भी किसी और ही तरह की थी। नारू सिर्फ एक चीज बोल रही थी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन इनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। तभी वहां एक आदमी आता है जो इनकी भाषा पहचानता है। वो नारू को एक चीज दिखाता है जिसमें उसी क्रिएचर का खून लगा था। वो नारू से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन कुछ ना पता होने की वजह से नारू चुप रहती है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि नारू को चारा बनाकर ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ लेंगे। नारू और नारू के भाई को ये लोग एक पेड़ से बांध देते हैं और दूर गन से एम करके खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही वो क्रिएचर आएगा ये उसको खत्म कर देंगे। लेकिन वो क्रिएचर अचानक से आता है और पीछे खड़े इनके घोड़ों में बैठे लोगों को महज चुटकी बजाकर खत्म कर देता है। हर तरफ धुंधेले, कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो क्रिएचर अपने असली रूप में आ जाता है और अब की बार उसके ऊपर की वो अदृश्य परत भी उसने हटा दी थी। वो देखने में बेहद खतरनाक था। नारू की नजर उस पर पड़ती है। नारू सहम जाती है। वो अपने भाई को बताती है कि ये कोई भालू नहीं है। नारू का भाई भी उसे बताता है कि हाँ, मैं जानता हूं। इधर ये लुटेरे पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ ले, लेकिन वो क्रिएचर महज अपने छोटे मोटे टूल से इनका सफाया कर रहा था। वो क्रिएचर इनके सामने आता है, अपनी शील्ड जैसी शार्प चीज से एक एक करके इनकी गर्दनें उड़ाना शुरू करता है और वो मिनट भर में सभी लोगों को खत्म कर देता है। ये इतना ताकतवर था कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। नारू और नारू का भाई जैसे तैसे करके अपनी रस्सी को खोलते हैं और वहां से भाग जाते हैं, इन सभी लुटेरों को इनके हाल पर छोड़ने के लिए। हालांकि उस क्रिएचर के ऊपर गोली बारूद, बम बारी, किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो इस प्लेनेट का था ही नहीं। देखते ही देखते कुछ टाइम में ही उसने पूरी जगह को शमशान घाट में बदल दिया। इधर नारू अपने भाई से बोलती है कि मैं अपने कुत्ते को बचाने के लिए आगे जा रही हूँ, तुम एक घोड़े की व्यवस्था करो। नारू इन्हीं लुटेरों के बेस में घुस जाती है जहां पर और भी बहुत सारे लुटेरे थे। वहां वो अपने कुत्ते को देखती है जिसका नाम शेर था। नारू कुत्ते को बचाने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से एक लुटेरा आकर उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे लुटेरे अचानक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन नारू अपनी रस्सी वाली कुल्हाड़ी से उन सभी को खत्म कर देती है और अपने कुत्ते को बचाकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इधर हम देखते हैं ये क्रिएचर सभी लोगों को मार चुका है। नारू एक पेड़ की टहनी पर बैठकर अपने पैर में दवाई लगा रही थी। तभी हम देखते हैं एक लुटेरा आता है, लड़खड़ाता हुआ। उसकी एक टांग कट चुकी है। वो नारू से बताता है कि उसे दर्द हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरे दवाई लगा दोगे, बदले में मैं तुम्हें गन चलाना सिखा सकता हूँ। नारू इस डील को एक्सेप्ट करती है। वो उससे गन चलाना सीखती है, बदले में वो उसकी मरहम पट्टी कर देती है। नारू दिमाग से बहुत तेज थी, इसलिए वो तुरंत इस चीज को सीख भी जाती है। अब नारू को गन चलाना भी आता है। नारू उसको कुछ जड़ी बूटियां दे देती है जिससे उसका खून ठंडा हो जाता है। तभी वहां वो अदृश्य क्रिएचर भी आ जाता है। दरअसल उसने जो हाई टेक्नोलॉजी वाला मुकुट पहना हुआ था उसमें कुछ सेंसर लगे हुए थे जो हीट को पहचानते हैं, लेकिन ठंडा खून होने की वजह से वो उस इंसान को मरा हुआ समझ लेता है। नारू तुरंत इस चीज को समझ जाती है। तभी नारू का भाई एक घोड़े पे सवार वहां आ जाता है। वो नारू को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और वो उस क्रिएचर से काफी देर तक लड़ता है। क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा शिकारी था, इसलिए वो जल्दी से मर भी नहीं रहा था। वो क्रिएचर अपनी पूरी ताकत लगा देता है नारू के भाई को मारने के लिए, लेकिन आखिरकार कुछ ही देर में नारू का भाई पकड़ा जाता है और नारू के भाई के आखिरी शब्द सिर्फ यही थे, नारू मुझे पता है तुम्हें हमारे कबीले की आखिरी उम्मीद हो, बस यहाँ से चली जाओ। और वो उसके सामने ही नारू के भाई को मार देता है। हालांकि वो नारू को कुछ नहीं करता। नारू चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। अब नारू के पास कुछ नहीं बचा था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो रोते हुए कबीले में जाती है। उसका उतरा हुआ उदास चेहरा देखकर उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि अब नारू का भाई हमारे बीच नहीं रहा। शोक का समा था, सब लोग दुख मना रहे थे। नारू की माँ भी दूसरी तरफ मुंह कर रो रही थी। बहुत इमोशनल सीन था। अब नारू कसम खा लेती है कि वो उस क्रिएचर को खत्म करेगी जिसने उसके भाई को मारा है। वो एक कोने में छुपकर उसी लुटेरे को देखती है जिसने उसको पकड़ा था। वो इंतजार करती है और सही मौका मिलते ही वो भाग कर जाती है और उस शिकारी को पकड़ लेती है। लुटेरे का एक पैर कटा हुआ था जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। नारू उसको जड़ी बूटी खिला देती है जिसकी वजह से वो पूरे होश में भी नहीं था। अब नारू इंतजार कर रही थी सिर्फ उसी अदृश्य क्रिएचर का कि जैसे ही वो आएगा नारू उसको खत्म कर देगी। हालांकि नारू के हाथ में खुद भी वो केसर के फूल थे, वो जड़ी बूटी जो खून को ठंडा कर देती है। और ठीक प्लान के मुताबिक वो अदृश्य चीज आती है। वो उसकी गर्मी को पहचान लेती है और उस लुटेरे की तरफ हमला करने ही वाली होती है। तभी नारू उसके पीछे से खड़े होकर उसके ऊपर बंदूक तान देती है। क्योंकि नारू का खून ठंडा है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर नारू की मौजूदगी का पता नहीं लगा पाता है। नारू ने पहले से ही सारे जाल बचा रखे थे क्योंकि नारू के मन में बदले की आग थी। वो पीछे से कूद कर जाती है और उस शिकारी के सर पे वार कर देती है, जिसके बाद उसका हेलमेट भी गिर जाता है। वो हाई टेक्नोलॉजी वाला हेलमेट उस अदृश्य क्रिएचर का बहुत अहम हिस्सा था। उसके अलग होते ही मानो वो आधा सा हो गया था। वो नारू से बहुत देर तक लड़ता है, लेकिन एक कोने में जाके नारू फंस जाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो पूरी जान लगाकर वहां से भाग जाती है
और अपने ही बनाए उस जाल में जैसे तैसे करके उस अदृश्य क्रिएचर को फंसा देती है। दरअसल वो उसके हेलमेट को एक ऐसी जगह रख देती है जहां से वो निशाना लगाने पर सीधा उसके सर पर लगे। क्रिएचर हर बार की तरह इस बार भी सामने देखकर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार निशाना उसके खुद के सर पर लगता है और सिर्फ एक तीर से उसकी जान चली जाती है, जिसके बाद नारू उस क्रिएचर को खत्म कर देती है हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये थी प्रे 2022 की कहानी, जहां शिकार और शिकारी के बीच सिर्फ एक ही चीज का फर्क था, जिंदा रहने की सोच और हिम्मत। अगर आपको ऐसी इंटेंस मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल अ फिल्मी टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की कहानी मिलती है सिनेमैटिक स्टाइल में फुल डिटेल्स के साथ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट